Good morning, students. Today we will discuss two topics from the chapter The Making of a Global World. The first topic is Conquest, Disease and Trade, and the second topic is A World Economy Takes Shape. So in the first topic we will discuss about the 16th century Europe. Look at the first point. In 16th century, European sailors found a sea route to Asia and America. यूरोपियंस जो थे उस समय तक 16th सेंचुरी तक आते आते उन्होंने सी रूट की खोज कर ली थी जो कि यूरोप को एशिया और अमेरिका कॉन्टिनेंट से जोड़ता था. बिकॉज बोथ ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स वर फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फ़ायदा हुआ. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट had been known for bustling trade with goods, people, customs, knowledge. It was crucial point in their trade network. तो ये जो ट्रेड नेटवर्क था उससे जो यूरोपियंस का जो ट्रेड नेटवर्क था उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला इंडिया की खोज करने के बाद. ये जो यूरोपियन सेलर्स का कईयों का आपने नाम सुना होगा, जैसे वास्को ड गामा. उन्होंने जो है 1497 में लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू की और कैलिकट जिसको कि आज कोलकाता कहा जाता है वहाँ पर वो 2 साल बाद 1499 में पहुँचे. और ऐसे ही बहुत सारे सेलर्स आए जिन्होंने और भी एशिया की कंट्रीज़ में वहाँ पर गए और वहाँ पर व्यापार शुरू किया. और काफ़ी लंबे समय तक बाद में इन कंट्रीज़ के ऊपर यूरोप ने जो राज किया उनमें भी इनकी एक बहुत अहम भूमिका रही है. दे प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. After the discovery of America, its vast lands and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. अमेरिका जो था वो बहुत जो नेचुरल रिसोर्सेज में एक रिच कॉन्टिनेंट था. और वहाँ पे जो आज का जो अमेरिका में जो यूएसए है और उसके साथ की जो कुछ और कंट्रीज़ हैं, कनाडा का कुछ पार्ट आ जाता है, मैक्सिको आ जाता है, यहाँ से उनको बहुत सारे रिसोर्सेज मिले. Look at the fourth point. Precious metals, particularly silver from mines located in Peru and Mexico, enhanced Europe's wealth and financed trade with Asia. तो इसकी वजह से भी उनको बहुत जो प्रेशियस मेटल्स थे वो मिले, जिनमें से जैसे कि सिल्वर आ जाता है. और ऐसे ही उन्होंने और भी माइंस ढूंढी, जैसे अफ्रीका में उनको जो था डायमंड्स की जो माइंस थी उन्होंने भी उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट दिया. द पोर्तुगीज़ एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनलाइजेशन ऑफ अमेरिका वाज अंडर वे. तो वो धीरे धीरे इन बस्तियों के ऊपर, इन टेरिटरीज़ के ऊपर वो कब्ज़ा करते रहे, जिससे उनका जो है जो उनकी रीच है, जो उनकी अप्रोच है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट. ए वर्ल्ड इकॉनमी टेक्स शेप. वर्ल्ड इकॉनमी जो थी वो अभी शेप में आ रही थी. वर्ल्ड इकॉनमी क्यों बन रही थी? क्योंकि अब जो है यूरोप अकेला नहीं रह गया था, वो कनेक्ट हो गया था दूसरे कॉन्टिनेंट्स के साथ, जिनमें एशिया भी आ रहा था और दूसरी कंट्रीज़ भी आ रही थी. ऐसा नहीं था कि सबको फ़ायदा ही हो रहा था उस चीज़ से. जैसे वहाँ के जो एक कॉर्न लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, एबोलिशन ऑफ द कॉर्न लॉ. ये कॉर्न लॉ था. कॉर्न लॉ में क्या कहा गया था, जो मक्की थी उसकी जो आयात थी उसके ऊपर रोक लगाई गई थी ब्रिटेन में, ताकि वहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा हो सके. Under pressure from the landowners, groups of the governments restricted the import of food grains. वो दूसरे देशों से इंपोर्ट के ऊपर रोक लगी हुई थी. कोई भी जो दूसरी कंट्रीज से फूड ग्रेन्स थे उनका इंपोर्ट वहाँ पे नहीं किया जाता था. इससे फ़ायदा, डायरेक्ट जो बेनिफिट था वो मिल रहा था वहाँ के जो लोकल किसान थे. आफ्टर द कॉर्न लॉ, ये स्पेलिंग गलत किए हुए हैं यहाँ पर. आफ्टर द कॉर्न लॉ, CORN होना चाहिए यहाँ पर. आफ्टर द कॉर्न लॉ were scrapped, food could be imported into Britain more cheaply than it could be produced in the country. तो कॉर्न लॉ हटा दिया गया. उसके बाद क्या हुआ, कॉर्न लॉ को हटाने के बाद वहाँ पर दूसरी कंट्रीज से जो है फूड ग्रेन्स इंपोर्ट किए जाने लगे. उससे जो डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा था ब्रिटिश फार्मर्स को वो ख़त्म हो गया. ब्रिटिश फार्मर्स वर अनेबल टू कम्पीट विद द इम्पोर्ट्स. तो उनका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हुआ. तो वो जो
इजीली अवेलेबल और एट चीपर रेट्स जो थी वो गुड्स उनको इम्पोर्ट फूड प्रोडक्ट्स जो मिल रहे थे बाहरले देशों से, उसकी वजह से जो उनके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स थे उनकी बिक्री में कमी आई। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड रिमेंड और लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, तो उन्होंने उस चीज़ के पैदावार वहाँ पे कम करनी शुरू कर दी। जब लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज़ ना हुई तो वहाँ पर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला। एज द फूड प्राइसेस फेल कंजम्पशन इन ब्रिटेन रोज, जो फूड प्राइसेस जब गिरे तो वहाँ पर कंजम्पशन जो है ऊपर चला गया, और जो लैंड जो थी फ्री थी अभी वहाँ पर, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, तो वहाँ पर फास्ट इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी आ गई। तो फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी ब्रिटेन में, जैसे कि 6 पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया, फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन आल्सो लेड टू हायर इनकम एंड मोर फूड कंजम्पशन एंड इंपोर्ट्स। तो जो कंजम्पशन वहाँ पे बढ़ी और उनकी इनकम बढ़ी, दैट आल्सो रिजल्टेड इन इंक्रीज इन डिमांड फॉर इम्पोर्टेड फूड्स।